हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 22, 23, 24 अक्टूबर को सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे बच्चे जुड़ जाइए। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ और हर सवाल को डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। जो डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, काफ़ी शानदार डिटेल है, वहाँ से भी एग्ज़ाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से कौन सा किला कुमारा किला के नाम से भी जाना जाता है? तो कुवारा किला के नाम से किसे जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला या फिर गागरोन किला? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला किला। बाला किला आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अलवर में स्थित है दोस्तों। बाला किला का एक और उपनाम है, वो भी आपको ध्यान रखना है, इसे आँख वाला किला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आँख वाला किला के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बाला किला अलवर को जाना जाता है। और कुमारा किले के नाम से किसे जाना जाएगा? ये भी बाला किला अलवर को जाना जाएगा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में आती रहती है। अगर आपसे पूछा जाए सलीम सागर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये बाला किला अलवर में स्थित है। इसके अलावा सूरज कुंड जो है, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी बाला किला अलवर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड आपके बाला किला अलवर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन हो जाएंगे? जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके हिंदू आ जाएंगे, फिर आपके मुस्लिम आ जाएंगे, फिर आपके सिख आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपके जैन आएंगे, फिर आपके ईसाई आ जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? सिख हो जाएंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में अमेरिकन कॉटन किस जिले में उत्पन्न होता है? तो अमेरिकन कॉटन जो है, ये किस जिले में उत्पन्न होता है? ये आपका दोस्तों श्री गंगानगर में उत्पन्न होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो अंग्रेजों की सैनिक छावनी किस स्थान पर नहीं थी? नीमच, नसीराबाद, शाहपुरा, देवली। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी नसीराबाद हो जाएगी, एक आपकी नीमच है दोस्तों, एक आपकी एरिनपुरा हो जाएगी, एरिनपुरा आपको ध्यान रखनी है, एक आपकी देवली हो जाएगी। इसके अलावा दो और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, खेरवाड़ा हो जाएगी, खेरवाड़ा आपकी उदयपुर में स्थित थी, और एक आपकी ब्यावर हो जाएगी। ये 6 सैनिक छावनियाँ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। और खेरवाड़ा, ब्यावर 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी दोस्तों जहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को। उसके बाद नीमच में हुई आपकी 3 जून को। उसके बाद एरिनपुरा में हुई आपकी दोस्तों 21 अगस्त को। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों कोटा में क्रांति कब हुई थी? कोटा में क्रांति आपकी 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। जयदयाल और मेहराब खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया था क्रांति का। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन आपका कौन सा हो जाएगा? भवानी मंडी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भवानी मंडी को दोस्तों धनियों का शहर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, धनियों का शहर किसे कहा जाता है? ये आपका भवानी मंडी को कहा जाता है। और ये आपकी कोटा की सीमा में स्थित है, कोटा की सीमा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो ये आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो बम नृत्य का संबंध कौन से जिलों से हो जाएगा? जालोर तथा सिरोही, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, कोटा तथा बूंदी, अलवर तथा भरतपुर। बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का फेमस है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बम नृत्य जो है दोस्तों, यह आपका होली के समय किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, बम नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्र यूज़ में लिए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ढोल, नगाड़ा, थाली और चिमटा जो है वो यहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नौटंकी जो है दोस्तों, इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो दोस्तों राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए, दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एससी के लिए तो 4 हो जाएगी, एसटी के लिए 3 हो जाएगी। यहाँ पर किसकी पूछी गई है? अनुसूचित जाति की पूछी गई है दोस्तों। तो एससी के लिए 4 हो जाएगी लोकसभा में, और विधानसभा में कितनी हो जाएगी? विधानसभा में एससी के लिए 34 हो जाएगी दोस्तों, और एसटी के लिए कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 4 हो जाएगी,
और राज्य विधानसभा में कितनी हो जाएगी एससी के लिए, तो 34 हो जाएगी। तो 4 और 34 हो जाएगी, यानी कि आपका राइट आंसर 4/34 होगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, इसको 4/34 कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो राजस्थान से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? बनास नदी, बाणगंगा नदी और बांडी नदी का उद्गम आपका राजस्थान से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम देवास एमपी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाएगी। काली सिंध नदी का उद्गम देवास एमपी से होता है। और ये राजस्थान में किस गांव से प्रवेश करती है? ये राजस्थान में झालावाड़ बींदा गांव से प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों आहू परवन चोली हो जाएगी आपकी, उजाड़ और आमसर हो जाएगी, उजाड़ और आमसर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आहू परवन चोली उजाड़ आमसर जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये आपकी काली सिंध की सहायक नदियाँ है। काली सिंध नदी के ऊपर दोस्तों अभी नवनेरा बांध बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? दिगोत कोटा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? दिगोत कोटा में बनाया गया है। काली सिंध जो है ये चंबल की सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रानी दादी सती माता का मंदिर आपका झुंझुनू जिले में स्थित है, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद झील के किनारे आपका घेवर माता का मंदिर स्थित है। और घेवर माता जो थी दोस्तों ये बिना पति के सती हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिना पति के सती हुई थी आपकी घेवर माता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो मंडन जो था दोस्तों ये किस शासक के समय शिल्पी था, ये आपको बताना है। तो महाराणा कुंभा के समय, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1433 से लेकर 1468 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा कुंभा जो है ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा जो है इनको काफ़ी सारी उपाधियाँ दी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इनको दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, इसके अलावा इनको राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु और अशुपति की उपाधि भी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अशुपति की उपाधि भी किसे दी जाती है दोस्तों? ये भी राणा कुंभा को दी जाती है। और राणा सांगा जो है इन्हें हिंदू पद की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू पद की उपाधि किसे दी जाती है? महाराणा सांगा को दी जाती है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाएगा दोस्तों? तो ये आपकी गंगा नहर परियोजना को माना जाता है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पहली नहर सिंचाई परियोजना आपकी गंग नहर परियोजना हो जाएगी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1927 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसका निर्माण कंप्लीट 1927 में हुआ था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 129 किलोमीटर जो है ये गंग नहर की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें राजस्थान में अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी 17 किलोमीटर हो जाएगी। और पंजाब में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये आपकी 112 किलोमीटर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारमल, चंद्रप्रदाई, नरपति नाला या फिर जोधराज? तो ये चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नरपति नाला के द्वारा दोस्तों बिसलदेव रासो लिखा गया है। बिसलदेव रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है। जोधराज के द्वारा दोस्तों हमीर रासो लिखा गया है। हमीर रासो जो है ये जोधराज और सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। चंद्रप्रदाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्रप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो 1148 में इसका जन्म लाहौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रप्रदाय जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दोस्तों पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी भट्ट के नाम से जाना जाता है। और इनका मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका मूल नाम जो है ये आपका हो जाएगा बलिवर्दी, ये आपको ध्यान रखना है। बलिवर्दी जो है दोस्तों ये किसका मूल नाम है? ये आपका चंद्रप्रदाय का मूल नाम है। और पृथ्वी भट्ट जो है ये किसके द्वारा कहा गया था इनको? ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो ये वीर कल्ला जी को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी 4 खंभों की छतरी है। और इनकी जो प्रतिमा है दोस्तों ये कहाँ पर लगी हुई है? तो इनकी प्रतिमा जो है ये सामलिया डूंगरपुर में लगी हुई है। इनकी काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ पर है? सामलिया डूंगरपुर में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी छतरी तो आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगी। इनकी प्रतिमा काले पत्थर की सामलिया गाँव डूंगरपुर में लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो ये आपके वीर कल्ला जी को कहा जाता है। आगे देखिए, राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर की रियासत पर शासन किया था? तो दोस्तों जयपुर की रियासत पर शासन किसके द्वारा किया गया था? कछवा वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। कछवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले दुल्लर राय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दुल्लर राय के द्वारा दौसा को राजधानी बनाया गया था। और फिर काकिल देव के द्वारा दोस्तों आमेर को राजधानी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? तो सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है? वैशाख, सावन, चैत्र, कार्तिक। अच्छा सवाल है दोस्तों। सालासर बालाजी का मेला आपका चैत्र माह में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र पूर्णिमा को लगता है। चैत्र पूर्णिमा को आपको क्या होती है दोस्तों? हनुमान जयंती होती है। हनुमान जयंती के दिन आपका सालासर बालाजी मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें दोस्तों दाढ़ी मूंछों वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? तो यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? किसानों के लिए पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तीनों यहाँ पर शामिल है। अगला सवाल देखिए, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक आपका महाराणा राज सिंह प्रथम थे। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज सिंह प्रथम हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितना रहा है दोस्तों? इनका कार्यकाल आपका 1652 से लेकर 1680 रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के जजिया कर का इनके द्वारा विरोध किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इनका विवाह चारुमती से हुआ था। चारुमती से विवाह होने के कारण औरंगजेब इनसे नाराज हो गया था। और राज प्रशस्ति की रचना जो है रणछोड़ भट्ट के द्वारा वो इनके कार्यकाल में ही की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? तो तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में पशु मेला आपका परबतसर नागौर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। और राजस्थान का सबसे पुराना मेला अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, तो आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे आपका सबसे पुराना मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मध्यकालीन राजस्थान के राजाओं में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रधान, महामात्य, मुख्यमंत्री या सादी विग्रहिक। तो दोस्तों इसे प्रधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उत्खनन बीबी लाल बीके थापर और दोस्तों एमडी खरे के द्वारा किया गया। तो इसका उत्खनन बीबी लाल बीके थापर एमडी खरे के द्वारा किया गया। और इसकी खोज 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो आपकी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता आपकी पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। रावी नदी के किनारे आपकी हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों पहला राज्य आपका करौली हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले संधि करौली के द्वारा की गई थी, हरबख्श पाल के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टोंक के द्वारा की गई थी और फिर उसके बाद कोटा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में कोटा दिया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास के लिए किसे अपनाया जा रहा है? तो तेजी से आर्थिक विकास के लिए किसे अपनाया जा रहा है? मुक्त व्यापार नीति, अर्ध स्वतंत्रता और संरक्षण की नीति, आर्थिक नियोजन नीति या फिर समाजवादी नीति। तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन नीति को अपनाया जा रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक नामक आभूषण जो है दोस्तों, ये शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? नाक हो जाएगा दोस्तों। बुलाक नामक आभूषण नाक में धारण किया जाता है। कान में आपका ओगनिया पहना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और गले में आपका कौन सा पहना जाता है दोस्तों? खुंगाली आपका गले में पहना जाता है। हालांकि बहुत सारे आभूषण हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। बलिया आपका कहाँ पर पहना जाता है? बलिया आपका हाथ में पहना जाता है। और नेवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नेवर आभूषण आपका पाँव में पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखने जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? तो जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी आपका जिला अधिकारी हो जाएगा। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये मृत्यु भोज हो जाएगा। मौसर, जोसर और ओसर ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये आपका नुक्ता हो जाएगा, जो 12वें दिन किया जाता है, यानी मृत्यु भोज जो है मौसर, जोसर और ओसर को कहा जाता है। और बडार जो है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? ये विवाह के अवसर पर जो भोज करवाया जाता है उसे बडार कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य
राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कमजोर समूहों को पौष्टिक भोजन वितरित करना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आपके राजस्थान में रहने वाली 18 साल से अधिक की कोई भी महिला, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा माही मरातिब की उपाधि किसे दी गई, ये यहाँ पर पूछा गया है और एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। माही मरातिब की उपाधि अनूप सिंह को दी गई थी, बीकानेर के अनूप सिंह को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया हुआ है? तो औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया हुआ है? जापान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी या फिर भारत सरकार? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। ठीक है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पहला आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो पहला तो आपका सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा, दूसरा आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बोरा नाडा जोधपुर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? बोरा नाडा जोधपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपकी जोधपुर में की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना? तो सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा अधिनियम राजस्थान के द्वारा लागू किया गया? तो ये आपका दोस्तों सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 1 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया दोस्तों? 1 अगस्त 2010 को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। ठीक है, और ये पहला राज्य था लागू करने वाला, राजस्थान। आगे देखिए, उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन कौन करता है? तो तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो बकरी का जो बाल है उसे जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जसोल बाड़मेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जसोल बाड़मेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रानी भटियाणी का जो मंदिर है ये भी आपका जसोल बाड़मेर में स्थित है। रानी भटियाणी का जो मंदिर है, जो कि अभी आपका एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपका जसोल बाड़मेर में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, ये कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? तो 1 साल के भीतर ये मामले सुन सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 370 होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये तीनों अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। आगे देखिए, संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए जिला स्तर पर चुनाव कौन नियंत्रित और प्रबंधित करता है? तो ये कौन प्रबंधित करता है दोस्तों? तो ये आपका जिला मजिस्ट्रेट प्रबंधित करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? प्रशासन का नामांकन, चुनाव, प्रशिक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आरपीएससी जो है दोस्तों, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1 + 7 होती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी की स्थापना कब की गई? तो 22 दिसंबर 1949 को की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, राज्य अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? तो राज्य अटॉर्नी जनरल जो है ये कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 साल, 6 साल, 3 साल या अवधि निर्दिष्ट नहीं है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। आगे देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है ये आपकी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, संस्कृत, मारवाड़ी, तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी जो लिखी गई है, इसको दुरसा हाड़ा के द्वारा, दुरसा हाड़ा जो है दोस्तों उसके द्वारा इसे 5वां वेद कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर लिखी गई थी? तो ये गागरोन के किले में लिखी गई थी, गागरोन के किले में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी गागरोन के किले में लिखी गई थी और दुरसा हाड़ा ने इसे 5वां वेद कहा है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है दोस्तों ये पीथल के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, पीथल के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। आगे देखिए, मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये आपका बहुत बड़ा और व्यापक किसान आंदोलन था। यह आपका लगभग 1897 से लेके
1941 तक चला था। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था और तृतीय चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा इनके द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। तो जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर पूंजी अधिमूल्यन के समान हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना हो जाएगा? 15.2% हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले तो आपके राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे, फिर आपके एस राधाकृष्णन आ जाएंगे, तो 2-1 हो जाएगा। फिर आपके जाकिर हुसैन आ जाएंगे, फिर आपके एन संजीव रेड्डी आ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग आपका कौन सा हो जाएगा? पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हो जाएगी, जो कि आपकी म्यांमार में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो ये आपके नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जागीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो दोस्तों यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी आपकी कावेरी नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कौन से सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो दोस्तों ये 1829 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपके क्रेटेशियस दरारी ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर परियोजना करती है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो भी सवाल है कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के जो भी सवाल आपके बचे हुए हैं, वो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस PDF से आप पढ़ लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।